हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार। और फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूं और उन दोनों वीडियो का लिंक ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर का बिल्कुल शुरू से, यानी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट प्लस यह तीसरा पार्ट है, तो आप पहले पार्ट से देखते हुए आएँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि आज मैं आपको बताऊँगा डीएनए पैकेजिंग के बारे में। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। वास्तव में आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। और डीएनए काफ़ी लंबा होता है, जो कहाँ पे रहता है, कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक छोटी सी कोशिका के अंदर जो इतना बड़ा डीएनए कैसे रह जाएगा। मान लीजिए कि आपको पता है कि ये एक कोशिका है और कोशिका के अंदर ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ये क्या होगा, गुणसूत्र होते हैं, उसी वो जो डीएनए से बनकर बना होता है। तो एक तो कोशिका बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि हम लोग उसे आंखों से नहीं देख सकते, और फिर उसके अंदर भी एक केंद्रक, वो उससे भी छोटा, और उसके अंदर गुणसूत्र जो काफ़ी लंबा होता है। तो वो आखिर एक छोटी सी जगह में इतना लंबा डीएनए कैसे रह जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मानव का जो डीएनए होता है, ये डीएनए की संरचना ही मैंने बताई थी आपको। तो जो मानव में डीएनए की संरचना होती है वो लगभग 2.2 मीटर लंबी होती है। यानी एक कोशिका के अंदर इतना लंबा जो होता है, ये इसमें 4 अनुक्रम होते हैं, इतना लंबा डीएनए होता है, ठीक है। तो ये आखिर कैसे पॉसिबल है कि एक छोटी सी कोशिका के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए रह जाए। केवल मनुष्यों में ही नहीं, ऐसे ही अगर आप वायरस की बात करें तो वायरसों में 176 से 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी इतने लंबे, आपको बताया था अपने पिछला वीडियो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, पिछला वीडियो मैंने बताया था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। तो जो डीएनए पाया जाता है वायरस में, उनमें क्या होता है कि 174 से लेकर के 5386 के बीच न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। यानी उसी हिसाब से उसका डीएनए भी लंबा होगा। जबकि ये विषाणु में था, विषाणु यानी वायरस में। वैसे ही अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करें, बहुत फेमस है, बहुत साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करें हम, तो उसमें 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी एक डीएनए में 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाता है। तो फिर प्रश्न यही उठता है कि एक छोटी सी कोशिका के अंदर ये कैसे रह सकता है। चलिए, और मानव कोशिका तो फिर भी बड़ी होती है। अगर विषाणुओं की बात करें या जीवाणुओं की बात करें, तो उनमें मान लें कि जीवाणु कोशिका है, और उन कोशिकाओं में जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। किससे मिलकर के बने होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होता है। और आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसके बावजूद भी जो डीएनए होता है वो पूरा फैला हुआ नहीं रहता है, वो एक छोटे से क्षेत्र में, मतलब बहुत ही छोटे से क्षेत्र में इकट्ठा रहता है। तो फिर प्रश्न वही है कि एक छोटे से स्थान में इतना लंबा डीएनए कैसे रह सकता है। तो चलिए उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ आज। अब चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी चीज़ को हम लोग डीएनए पैकेजिंग का नाम देते हैं। यानी कि डीएनए कोशिका के अंदर किस प्रकार रहता है, इसको हम लोग कहते हैं डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। अब समझते हैं कि कोशिका के अंदर डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है। यानी एक छोटी सी कोशिका के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, अब ये फिर से यहाँ बनाता हूँ मैं बॉक्स। कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें तो डीएनए होता है और प्लस इसमें होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन रहता है। कौन सा? हिस्टोन। अब देखिए ये कैसे रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए।
जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है यह ऋणात्मक होता है। इसका नाम है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और ये देखिए एसिड यानी अम्लीय है, और अम्ल में क्या होते हैं, ये नेगेटिव गुण प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो प्रोटीन होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वह कैसा प्रोटीन होता है, तो वह क्षारीय प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन, तो वो क्षारीय प्रोटीन होता है। और क्षारीय प्रोटीन होने के कारण वह धनात्मक गुण प्रदर्शित करता है। तो ऐसे समझिए, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसके अंदर डीएनए मौजूद है और प्रोटीन मौजूद है। तो डीएनए पर ऋणात्मक आवेश है यानी निगेटिव चार्ज है, और प्रोटीन पे धनात्मक आवेश है यानी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक माइनस है, दूसरा प्लस है। इसके कारण क्या होता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं, कि दोनों पे क्या है, विपरीत आवेश है। और आपको पता है जहाँ पे विपरीत आवेश होता है वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब समझते हैं कैसा होता है। तो डीएनए की तो संरचना और इसके बारे में टोटल आपको बता चुका हूँ। अब प्रोटीन के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्षारीय प्रोटीन होता है उसमें मुख्य रूप से होता है हिस्टोन। क्या रहता है, तो हिस्टोन। और हिस्टोन 5 तरह के प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। H1, H2, H2A, H2B, H3 और फिर H4। तो देखिए 5 प्रोटीन हो गया, H1, H2A, H2B, H3 और H5। तो इस तरह से 5 प्रोटीन हो गए। इन पांचों प्रोटीन में से ध्यान दीजिए, यहाँ पे H2A, H2B, H3 और H4 के दो अणु मिल करके एक अष्टक बनाते हैं। किसका, हिस्टोन। ये चूंकि प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन में जो H2A, H2B, H3 और H4, सॉरी यहाँ पे H4 होता है, ये H4 दोनों के दो अणु मिल करके क्या बनाते हैं, तो हिस्टोन अष्टक बनाते हैं। ऐसे तो मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए कि H2A का अणु 2 हो जाएगा, फिर H2B का अणु ये भी 2 हो जाएगा, 4 हो गया। H3 का भी 2 हो जाएगा, तो मान लेते हैं H3 का एक ये हो गया और एक ये हो गया, 6 हो गए। और फिर H4 का 2 अणु होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 अणु मिल गए। तो H2A, H2B, H3 और H4 के दो अणु मिल करके एक अष्टक बनाते हैं, जो कि गोलाकार संरचना होता है। इसको कहते हैं हिस्टोन अष्टक। क्या कहते हैं, हिस्टोन अष्टक। हिस्टोन अष्टक इसलिए कि यह हिस्टोन का बना होता है, और चूंकि हिस्टोन के 8 अणु होते हैं इसलिए इसको हिस्टोन अष्टक कहते हैं। और इसके बारे में जान लिए। ठीक है, तो ये प्रोटीन का संरचना हो गया। और डीएनए का संरचना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है, ऐसे होता है। ठीक है, उसमें 2 धागाएं होती है और ये क्षार अनुक्रम से, ये क्षार नाइट्रोजनी क्षारों से यह जुड़ा हुआ होता है। अब इसी हिस्टोन अष्टक को, ये गोलाकार संरचना होता है, यहाँ पे मैंने अच्छे से बनाया है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो गोलाकार संरचना है, ये जो गोलाकार संरचना है, मैं अभी रेड से दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है, तो ये है हिस्टोन अष्टक। और इसको चारों तरफ से 2 चक्कर में, ये देखिए 2 चक्कर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आया ये, यहाँ से ये एक चक्र पूरा हुआ, और फिर यहाँ से लेकर के 2 चक्र। तो इसको हिस्टोन अष्टक को जो डीएनए होता है, हिस्टोन अष्टक को डीएनए होता है 2 चक्कर में लपेटे रहता है। चूंकि जो डीएनए होता है वो ऋणात्मक होता है और जो प्रोटीन होता है वो धनात्मक होता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से सट जाते हैं। तो क्या होता है कि हिस्टोन अष्टक को डीएनए 2 चक्र में लपेटे रहता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइडों की एक लंबी श्रृंखला होती है। तो इस 2 चक्र में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 2 चक्र लगाया गया है, इसमें डीएनए में 146 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितने, तो 146 न्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ डीएनए इधर भी है जो H1 को बांधे हुआ है, और कुछ इधर भी है। वास्तव में ये क्या है, ये H1 प्रोटीन है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये H1 प्रोटीन है। ठीक है, H1 प्रोटीन। तो केवल हिस्टोन अष्टक को ये 2 चक्कर लगाए रहते हैं, और हिस्टोन अष्टक को 2 चक्कर लगाने में 146 न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं। और फिर यहाँ से
प्रत्येक अष्टक के बाद एक H1 प्रोटीन होता है, प्रत्येक अष्टक के बाद एक H1 प्रोटीन होता है, इसको भी डीएनए लपेटे रहता है। अब टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ पे 2 चक्र लगाया गया, यहाँ तक टोटल डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितने? 200 न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हिस्टोन को डीएनए 2 चक्र में लगाया रहता है जिसमें 146 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जबकि ये H1 प्रोटीन को मिला लिया जाए तो उसको मिला करके टोटल 200 न्यूक्लियोटाइड होता है। तब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। एक हिस्टोन अष्टक है, डीएनए का 2 चक्र है और एक H1 प्रोटीन है। इन तीनों को मिला करके इस संरचना को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम में क्या क्या रहता है? तो न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक, डीएनए प्लस H1 प्रोटीन रहता है। ठीक है, हिस्टोन अष्टक को जो डीएनए 2 चक्र में लपेटा रहता है उसमें 146 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जबकि H1 प्रोटीन को मिला लिया जाए तो 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक 200 न्यूक्लियोटाइड पे एक H1 प्रोटीन होता है। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद हिस्टोन अष्टक होगा, फिर उसके बाद H1 प्रोटीन। और उस संरचना को मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए यहाँ समझते हैं, यह एक हिस्टोन का अष्टक है जिसको ये डीएनए 2 चक्र लगाया हुआ है, ऐसे 2 चक्र लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक H1 प्रोटीन आ गया। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये H1 प्रोटीन आ गया। तो ये 2 चक्र लगाने में 146 न्यूक्लियोटाइड होंगे, लेकिन यहाँ तक टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो जाएंगे? 200 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। फिर H1 के बाद फिर हिस्टोन अष्टक और फिर यहाँ पे H1 प्रोटीन, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से 200 न्यूक्लियोटाइड। फिर यहाँ पे H1 प्रोटीन, फिर हिस्टोन अष्टक, फिर H1 प्रोटीन, तो यहाँ से यहाँ तक भी 200 न्यूक्लियोटाइड होंगे। वही मैंने इधर भी दिखाया है। ठीक है, तो आपको संरचना बनाना होगा तो केवल ऐसे बना लीजिएगा। इधर एक तरफ मैंने समझाने के लिए बस लिखा है। तो बस याद रखना है कि हिस्टोन अष्टक को जो डीएनए 2 चक्र में लपेटा रहता है उसमें 146 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जबकि एक न्यूक्लियोसोम की संरचना में 200 न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा यह न्यूक्लियोसोम है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बता दिया कि ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया। ऐसे ही हमारे शरीर में अनेक सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं। यानी एक हिस्टोन अष्टक होता है जिसको डीएनए 2 चक्र में लपेटा रहता है, उसके बाद H1 प्रोटीन, फिर से हिस्टोन अष्टक जिसको डीएनए 2 चक्र में लपेटेगा, फिर एक H1 प्रोटीन। वैसे ही करते करते एक काफ़ी लंबी श्रृंखला बन जाती है। और उसी श्रृंखला को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि प्रत्येक हिस्टोन अष्टक के बाद एक H1 प्रोटीन को दिखाया है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम की दानेदार संरचना। दानेदार संरचना इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए दाने जैसा दिख रहा है, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो दाने जैसा दिखता है, इसलिए उससे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम की दानेदार संरचना। अच्छा, ये बनने के बाद ये आपको दिखाई कैसा देगा, तो मैं इधर इधर आपको मिटा देता हूँ तब बताता हूँ। ठीक, ये सब तो मैंने आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पे ये, अब ये तो बहुत बड़ा करके दिखाया गया है। कोशिका के अंदर इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह से एक पतली सी लाइन दिखेगी धागे जैसी, उसके बाद एक गांठ होगा उसमें, ऐसा कुछ। ये एक दूसरे से ऐसे घिरा हुआ रहता है, ऐसा कुछ। वास्तव में क्या है, ये जहां जहां पे डॉट जैसा बन रहा है ये सभी क्या है? ये है हिस्टोन अष्टक, और ये जो धागे वाली संरचना है ये है डीएनए। ठीक है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन आपने पढ़ा होगा कोशिका के संरचना में कि क्रोमैटिन क्या होता है। तो क्रोमैटिन होता है किसके अंदर? कोशिका के अंदर। ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन। अब इस क्रोमैटिन में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, क्रोमैटिन का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये हिस्टोन अष्टक के 2 चक्र डीएनए के लगाने से ये क्रोमैटिन बना है। अब इस क्रोमैटिन में क्या होता है कि ये भी 2 तरह का होता है। जो क्रोमैटिन होता है वो 2 तरह का होता है। ये जो क्रोमैटिन को आप देखिएगा तो ये रंगीन दिखाई देता है। कुछ क्रोमैटिन आपको ज़्यादा रंगीन दिखाएगा और कुछ कम रंगीन दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें अब याद रखिएगा कुछ क्रोमैटिन क्या होता है कि ढीला बंधा होता है, ढीला, और यह कम रंगीन होता है। ठीक है, कम रंगीन होता है।
यानी हल्के रंग का होता है। तो इस तरह के क्रोमेटिन को हम लोग कहते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन कहते हैं इसको। कैसा होना चाहिए? ढीला और कम रंगीन होना चाहिए। अच्छा, ढीला कैसे हो जाएगा? तो ये वास्तव में जो यहाँ पे हिस्टोन अष्टक से बंधा हुआ है ना, ये डीएनए, ये टाइट नहीं रहता है, ढीला बंधा होता है और कम रंगीन होता है, ठीक है, या हल्के रंग का होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं यूक्रोमेटिन। जबकि एक दूसरे तरह का होगा, उसमें क्या होगा? यह मजबूती से बंधा होगा। जो डीएनए हिस्टोन से बना रहता है वो मजबूती से बंधा होगा, मजबूती से बंधा होगा। अब प्लस और क्या होगा? यह गहरे रंग का होगा, गहरे रंग का होगा। जब गहरे रंग का होगा, मजबूती से बंधा हुआ हो, प्लस गहरे रंग का हो, तो इसे हम लोग कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि इस तरह से मतलब इतनी सी छोटी कोशिका में इतना लंबा डीएनए रह जाता है, क्योंकि कोशिका छोटी ही रहती है और केंद्रक भी बहुत छोटा है। और ये जो होता है तो क्या होता है, एक हिस्टोन अष्टक में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, तो एक दूसरे से एकदम बंधे होते हैं और बहुत पतली संरचना होती है, एकदम धागे जैसी, बिल्कुल पतली होती है। इसलिए एक छोटी सी कोशिका में इतना बड़ा डीएनए रह जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको डीएनए का पैकेजिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको उसको मैं समझा दूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई शिकायत या सुझाव हो इसे भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।